हेलो एंड वेलकम। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में या फाइनेंस एडमिन और या अकाउंट्स में आप किसी कंपनी में काम करते हैं, सो मोस्ट प्रोबेबली दिस वीडियो इज विल बेनिफिट यू, राइट। इसमें हम बात करेंगे PR02A के बारे में। ये एक टेक्निकल लीगल टर्म है फॉर द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ योर एम्प्लॉयज़ दैट यू सबमिट टू EOBI। जिस तरह आप अपने टैक्स रिटर्न जमा करते हैं BR को, और जिस तरीके से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप जमा कराते हैं, जो अपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से जो आपके एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड होता है तो वो आप जमा करते हैं EOBI को। अब EOBI क्या करता है कि EOBI के पास इस टाइम जो है ना तकरीबन करोड़ से ऊपर एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड हैं पूरे पाकिस्तान में, जो प्राइवेट सेक्टर और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हैं। वो ये जो आपके रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको पेंशन मुहैया करती है ये डिपार्टमेंट। और वो इस तरीके से करती हैं कि जब आप ये रिकॉर्ड जो है ना इनके पास जमा करते हैं, तो इस रिकॉर्ड में जिन जिन एम्प्लॉयज़ के नाम होंगे तो उनको ही सिर्फ पेंशन या जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, ओल्ड एज ग्रांट वगैरह, वो उनको मिल सकते हैं। अगर ये रिकॉर्ड आप जमा नहीं करते और आप मिसाल मंथली कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयज़ के पेंशन केसेस में मसला हो, वो टाइमली जो है ना सेटल वो केसेस नहीं हो, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। जो EOBI के अफसरान हैं वो आपके इदारे को विजिट करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करेंगे। तो इसीलिए लीगली यू आर बाउंड टू सबमिट दिस रिकॉर्ड एनुअली, ठीक है। और आसान अल्फाज में हम PR02A को एनुअल रिटर्न ऑफ योर एम्प्लॉयज़ और एनुअल रिकॉर्ड ऑफ योर एम्प्लॉयज़। अब हर महीने मिसाल आपके पास अगर 50 एम्प्लॉयज़ हैं या 500 है या 5000 है, तो उनको उनकी जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो जब आप जमा करते हैं तो उससे पहले HR डिपार्टमेंट एक लिस्ट निकालता है। वो लिस्ट जो है ना वो फॉरवर्ड करता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी कैलकुलेशन करता है और साथ में चेक अटैच करके जो CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो उसको साइन करता है, और वो चेक एक कंप्यूटराइज वाउचर जो आप जनरेट करते हैं फैसिलिटेशन सिस्टम से, उसके साथ वो चेक अटैच हो जाता है और वो बैंक चला जाता है। अब इसके बेस पे जो आपने काम किया था, जो आपने एक रिपोर्ट तैयार की थी तमाम एम्प्लॉइज़ की 1 महीने की, तो इस तरीके से जब जून का महीना ख़त्म होता है तो 12 महीनों की लिस्टों को कंबाइन किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, और उससे एक ही लिस्ट बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो लिस्ट किस तरह तैयार करनी है, और ये लिस्ट आपने सिर्फ एक ही बार बनानी है, एक ही टाइम पीरियड के लिए। और जुलाई 2002 से ऑनवर्ड ये कंपलसरी है। इसके बगैर पेंशन केस नहीं होता जब तक ये रिकॉर्ड किसी कंपनी ने जमा नहीं किया होता। तो वो मैं आपको आसान तरीका आज बताऊंगा। अगर आपसे पहले जो HR मैनेजर्स थे उन्होंने इस पे काम नहीं किया, या आप अपने ये रिकॉर्ड जमा, या हालांकि समझ ले कोई 70-80% इदारों ने जमा किया होता है, लेकिन अगर किसी तरीके से आप रह गए तो ये आपने इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए टोटल आपको 2 से 3 घंटे चाहिए, और डिपेंड करता है द साइज ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊँगा। ये सैम्पल है, इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा मैं, और उसके बाद मैं आपको एक कंपनी का जो उन्होंने जो रिकॉर्ड सबमिट किया वो भी उस तरीके से आपको दिखाऊँगा। साथ में कंट्रीब्यूशन रेट्स हैं जो कि आपने हर साल में लिखने हैं और वो यहाँ से कॉपी करने हैं। तो ये आपको बाकायदा वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, और इसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप ये इसको ओपन करेंगे, इसका फॉर्मेट ज़रा चेक कर लें। जो आपका रीजनल ऑफिस होगा उसका एड्रेस आप लिखेंगे, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, जो भी है वो आपने इधर मेंशन कर देना है क्योंकि रिकॉर्ड आप उसको जमा कर रहे हैं। आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर उसका डाल देना है जो आपको UBI की तरफ से मिला है। अगर सब कोड है तो वो भी डाल देना है, अगर नहीं है तो उसकी अगर हेड ऑफिस है तो उसका सिर्फ मेन कोड ही लगेगा। अगर आपका मिसाल के तौर पे सॉरी, अगर आपके ब्रांच ऑफिसेज हैं तो वो फिर आपने इंडिविजुअल ब्रांचेस की अगर आपने जमा करनी, साथ में आपने सब कोड भी डालना है 1 2 3 4 जिस तरह। स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम करते हैं 2015-16, इसका मतलब है जुलाई 15 टू जून 16। ठीक हो गया, इसको ख़त्म करें। अच्छा, यहाँ पे ये कॉलम ज़रा देख ले, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, CNIC, बैच नंबर, EOBI नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइन। ये बैच नंबर फैक्ट्रीज के लिए होता है, तो अगर आपका नहीं है एम्प्लॉइज़ का तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने एम्प्लॉइज़ को कोई नंबर अलॉट किए हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। EOBI नंबर आप जो है ना अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर मिसाल किसी एम्प्लॉई का नहीं है तो वो आप EOBI की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन में उसकी CNIC को यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करें, और आपके पास वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो नंबर वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दें। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, और डेज वर्क, वेजेस पेड, और EOBI कंट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। रिमार्क्स में आपने मेंशन करना है अगर एम्प्लॉई ने कोई छुट्टी ली है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव वगैरह, या उसको जो है आपने सस्पेंड किया या आपने उसको निकाल दिया है, तो जो भी है वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपके साइन और स्टैम्प हर पेज पे आएंगे, और डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड। तो ये इसका आ गया फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉई है इस कंपनी में, असलम।
दूसरा है जावेद, तीसरा है वसीम, चौथा है ज़फ़र और पांचवा है सफ़दर। ठीक हो गया। इसी तरीके से तो इनके फादर नेम्स आ जाएंगे, सीनेसी नंबर, बेच नंबर, ईओबी नंबर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने इसको जब आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे या सीनेसी से या डोमिसाइल से या मैट्रिक सर्टिफिकेट से ऑथेंटिक डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया, आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस साल के एम्प्लॉइज़ को। मिसाल असलम ने ज्वाइन किया, मैं थोड़ा आपको डिटेल से जो ना ये इनके बाद वाले जो कॉलम है ये बताऊंगा। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट और इसके बाद ये वाले, तो इनका है मतलब जनवरी 1 1995 से आपके पास काम कर रहा है और इस साल में 2015-16 में भी ये है। ठीक हो गया। अब इसने कितने दिन काम किया, 365। तनख्वाह कितनी दी, इज इक्वल टू मिनिमम वेज है 25,000, सॉरी उस टाइम जो मिनिमम वेज था वो था 17,500। अच्छा, इसको किस तरह चेक करेंगे, यहाँ पे आ जाए, ये रेट्स हैं, कंट्रीब्यूशन रेट्स, और यहाँ पे हम आएंगे जो स्पेसिफिक पीरियड होगा, ये है 15-16, 780, 13,000 मिनिमम वेज था उस टाइम। ठीक हो गया। 780 टोटल कंट्रीब्यूशन था, इसमें 130 एम्प्लॉई, 650 एम्प्लॉय का शेयर था। तो यहाँ पे आप आएंगे और 13,000 मल्टीप्लाई बाई 12, टोटल अमाउंट आप आ जाएगा 156। पूरी इसकी जो वो मिनिमम वेज बनती थी वो ये बनती थी, और एम्प्लॉयर शेयर इज इक्वल टू 650 मल्टीप्लाई बाई 12 और यहाँ पे 130 मल्टीप्लाई बाई 12, और इसको आप टोटल करेंगे, इस कॉलम को प्लस इसको, ये आपके पास आ गया। और रिमार्क्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है, काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है, तो ठीक है। सेकंड पे आते हैं जावेद पे, तो इसका भी इसी तरह होगा। यहाँ पे इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है कोई लेटर डेट डाल, मिसाल के तौर पर जनवरी 1 2012, और ये यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट ये चला गया कब, ये चला गया है जून 30 2016। कितने दिन काम किया इसने, 365, और सेम इसी तरह आएगा, इसको आपने ड्रैग कर देना है। ठीक हो गया। और इसका अब पता लग रहा है कि ये एम्प्लॉय यहाँ से चला गया। थर्ड है वसीम, फादर नेम आपने डाल देना है, सीनेसी, पेज नंबर, ईओबी नंबर, डेट ऑफ बर्थ। ये वाला जो एम्प्लॉय है, अब इन दोनों के ईओबी नंबर तो होंगे क्योंकि पुराने हैं। ये जो एम्प्लॉय है, तो ये इसने ज्वाइन किया मिसाल इसी साल, इसने ज्वाइन किया 2015 में, मतलब जुलाई 15 के बाद, तो यहाँ पे आप देखिए दिसंबर 1 2015, और ये अभी काम कर रहा है। अच्छा जी, तो ये जो एम्प्लॉय है वसीम, हम एज्यूम करते हैं कि इसने ज्वाइन किया 2015 में, जनवरी 1 2015, और डेट ऑफ एग्जिट अच्छा, थर्ड एम्प्लॉय है वसीम, हम एज्यूम करते हैं कि इसने ज्वाइन किया जुलाई 1 2015, और ये जॉब कर रहा है, सेम बिल्कुल इसी तरह आएगा, इसको भी आप ड्रैग करेंगे और ये भी इसी तरीके से आएगा। अच्छा, फोर्थ है ज़फ़र। अब ज़फ़र ने ज्वाइन किया है जनवरी 1 1985, और यहाँ पे आके ये रिटायर हो गया दिसंबर 1 2015, दिसंबर 31। अब इसने इस साल में कितने महीने काम किया, सिर्फ 6 महीने, तो 365 डिवाइड बाई 2, 182 दिन इसने काम किया। इस साल की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये आपने ज़हन में याद रखना है। ये जो टोटल वेज है दिस डिवाइड बाई 2 ये आएगा, और इसी तरीके से जो हमने पहले फार्मूला लगाया था, यहाँ पे आप देख लें, 650 मल्टीप्लाई बाई 12, यहाँ पे आएगा 650 मल्टीप्लाई बाई 6, और यहाँ पे आएगा 130 मल्टीप्लाई बाई 12, वहाँ पे हमने कितना लिया था, सॉरी 130 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 780 आएगा। यहाँ पे हमने फार्मूला लिया था, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इसने यहाँ पे सिर्फ इस साल में 6 महीने काम किया, तो इसलिए हम इसकी ये अमाउंट जो है डाल देंगे, टोटल अमाउंट इसकी है। अच्छा, इसी तरीके से आपने जो और एम्प्लॉइज़ हैं वो भी सारे डाल दिए हैं, जितने भी हैं 50 है 100 है, जितने भी वो आपने मेंशन कर दिए। यहाँ पे आपने इसको रीनेम कर देना है 2015-16, सेम इस रिकॉर्ड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
और यहाँ पे इसी तरीके से पेस्ट करने के बाद इसको भी रीनेम कर दें 2016, 17, 2017, 18 और 3-4 और साल डाल के जो लास्ट ईयर है वो है 2022, 2023 साल अभी ख़त्म हो जाएगा जून में, फाइनेंशियल ईयर। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने ये डाल दिया और अब इस साल में जब आप आओगे 2016-17 में, तो यहाँ पे आपने एहतियात करनी। 16-17 में जब आप आओगे तो इसको आपने एडिट कर देना है 2016-17। यहाँ पे अब ये जो 2 एम्प्लॉइज़ हैं, एक 30 जून 16 को चला गया और दूसरा दिसंबर 31, 2015 को चला गया। तो इसका मतलब है कि दोनों एम्प्लॉइज़ इसमें नहीं आएंगे। ये दोनों एम्प्लॉइज़ आपने यहाँ से निकाल देंगे और दूसरा ये वाला है। अब आपने इसको फर्दर कंटिन्यू करना है। ये 2 एम्प्लॉइज़ इसमें इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपसे कंपनी से चले गए। इनके बाद इनके पेंशन केस प्रोसेस होंगे अगर इनकी उम्र 60 ईयर्स है, या अगर इन्होंने किसी और कंपनी को ज्वाइन किया है तो वो कंपनी, ये जो एम्प्लॉई है 30 जून 2016 को ये चला गया, इसने कोई और कंपनी ज्वाइन की, मिसाल के तौर पे ये था इस्लामाबाद में, लेकिन ये चला गया लाहौर में इसने कोई और कंपनी ज्वाइन की 1 सितंबर 2016 को, तो वहाँ पे वो कंपनी इसकी जो है ना वो एंट्री अपने सिस्टम में कर देगी और उसके PR02 में इसका नाम आ जाएगा। यहाँ से ये इस लिस्ट से ये निकल जाएगा। अब आपने यहाँ पे रिपोर्ट करना है, आपकी अगर यहाँ पे हायरिंग वगैरह की है तो वो सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ पे आप डाल देंगे और इसी तरीके से इसी लिस्ट में और इसी साल में अगर कोई एम्प्लॉई चला जाता है तो वो आपने उसका डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे डाल देना है और फर्दर जब आप इस लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पे जो एम्प्लॉई निकाला था वो इस लिस्ट में नहीं आएगा। यहाँ पे जो निकला है इस पीरियड में 17-18 में, वो 18-19 में नहीं आएगा। और इसी तरीके से ये जो पूरा लिस्ट है जब आप इसको प्रिंट करेंगे, साइन स्टैम्प करेंगे, तो ये हमेशा के लिए कंसिडर किया जाएगा और ये वंस एंड फॉर ऑल होगा। इसमें एडिटिंग नहीं होगी बाद में। सॉफ्ट रिकॉर्ड आप रख सकते हैं अपने पास, लेकिन उसमें बाद में एडिटिंग नहीं कर सकते। ये ना हो कि फ्यूचर में 5 साल या 6 साल बाद अब आते हैं कि कोई एम्प्लॉई ने आपके पास काम किया हो और आप फिर इस लिस्ट में आते हैं और यहाँ पे उसका नाम, इसका हटा के इधर इसका नाम डाल देते हैं, तो वो EOBI जो डिपार्टमेंट है उनको पता चल जाएगा और आपके इस PR02 डॉक्यूमेंट पे सवाल उठेगा। अगर इस पे सवाल उठेगा तो उसमें आपकी कंपनी का ऑडिट हो सकता है। ठीक है, वो बेक में आके इस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, तो आपके लिए फिर इसमें मसले मसाइल बनेंगे। तो बेहतर यही है कि एक बार आप इस रिकॉर्ड को बनाएं और बड़े सुकून से बनाएं। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, कंट्रीब्यूशन रेट्स, क्योंकि हर साल में रेट डिफरेंट है, तो आपने वही डिफरेंट रेट जो है ना वो डाल देना है। यहाँ पे आप देख लें तो जुलाई 2002 से ऑनवर्ड ये कंपलसरी है PR02 है, ये आपने लाजमी जमा कर देना, इसके बगैर कोई पेंशन केस नहीं होगा आपका किसी भी एम्प्लॉई का। और बीइंग एन HR ऑफिसर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को गवर्नमेंट से बेनिफिट दिलवा दें। अगर उन्होंने आपके पास काम किया और आपकी कंपनी ने उसकी कंट्रीब्यूशन जमा की है और उसके बावजूद वो पेंशन नहीं लेता, तो ये आपकी और EOBI की नाकामी है। ठीक है, एम्प्लॉई को तो इतने अपने राइट्स का नहीं पता, एम्प्लॉई भी इसमें शामिल है, एम्प्लॉइज़ को भी पता होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो 1% है ये इसी वजह से उन पे इम्पोज किया है कि उनको पता हो कि उनकी सैलरी से अगर ये डिडक्शन हो रही है तो ये किस मद में हो रही है। तो आपने अगर ये रिकॉर्ड सही तरीके से बना दिया, अगर इवन अगर आपको बहुत सारे इस तरह इदारे हैं जहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब साइडलाइन होने की कोशिश करते हैं और बाद में उसका खमियाजा एम्प्लॉय को भुगतना पड़ता है, तो अच्छी बात यह है कि थोड़ा टाइम लगाएं और ये रिकॉर्ड आप कंप्लीट बनाएं। अच्छा, 2002 से ऑनवर्ड आपने रिकॉर्ड लाजमी बनाना है और उसमें ये वाले रेट्स लगेंगे सारे। ठीक है, 2019 ऑनवर्ड 150, इसके बाद 1200 हो गया था 1000 और 200, और उसके बाद 1500 हो गया था 2023 में, सॉरी 22 में, 1 अप्रैल 2022 से 1500 हो गया था। तो ये वो सारे हैं जो आपने इसमें इस्तेमाल करने। थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ कि जो आप सर्टिफिकेट बनाएंगे एम्प्लॉइज़ के लिए, तो उसका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब आप देखते हैं कि अगर किसी ने जॉब की हो तो उसको हम सर्टिफिकेट इशू करें, टू whom it may concern, it is certified that this employee has worked in organization and we wish him best of luck for his future endeavors and blah blah blah। लेकिन EOBI पर्पस के लिए जो आप सर्टिफिकेट बनाते हैं वो स्पेसिफिक होता है, उसमें आपने मेंशन करना है नाम, फादर नेम, CNC, EOB नंबर, क्या तस्वीर पड़ता, कौन सा इदारा है और कब से कब तक। ठीक हो गया। कुछ इदारे इस तरह करते हैं कि ही इज़ वर्किंग फ्राम 1 नवंबर 2014 टिल नाउ, तो ये गलत है। आपने बाकायदा मेंशन करना है कि वो कब तक। अगर कोई एम्प्लॉई 1 नवंबर 2014 से लेकर दिसंबर 16 तक काम किया, फिर छोड़ के चला गया, 2 साल बाद इसने दोबारा ज्वाइन किया, तो आपने लिख देना है कि ही अगेन ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन ऑन 1 जनवरी 2018 एंड देन ही सर्व फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 years। तो वो आपने कंप्लीट मेंशन करना है। यहाँ पे देखिए डिटेल है कंट्रीब्यूशन,
यहाँ पे लिखा है 2014-15 में ये सीरियल नंबर 195 पे है, वहाँ पे इसने 8 महीने काम किया। और वजह क्या 8 महीने इसलिए काम किया कि इसने 14-15 में मतलब ज्वाइनिंग दी है अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में, 1 नवंबर 2014 इसकी ज्वाइनिंग डेट है। तो ये 8 महीने, इसमें 12, और ये इसकी कंट्रीब्यूशन भी सामने मेंशन है, और ये पूरा कंप्लीट जो है ना एक सर्विस सर्टिफिकेट बन जाता है। अब जब आप ये मेंशन करते हैं सर्टिफिकेट में, तो इसलिए लिस्ट में उस एम्प्लॉय को निकालना आसान हो जाता है, इवन सिस्टम में भी थोड़ा मतलब ये होता है कि आसानी हो जाती है। PR02A में थोड़ा सा हम आते हैं, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मिसाल ले लें, ये एम्प्लॉय जो है ना 2016 में चला गया, 30 जून 2016 में चला गया, इस लिस्ट में इसका नाम नहीं आएगा। लेकिन ये एम्प्लॉय 1 साल बाद दोबारा आया 2017-18 में, और इसने 1 जनवरी 18 को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग बनेगी जनवरी 1, 2018। दोबारा आप इसको इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं अगर इसने दोबारा ज्वाइन किया। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं एक कंपनी 2020-21 और 21-22 का 2 सालों की लिस्टें हैं इस कंपनी की, ठीक हो गया, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन। और इसमें आप देख सकते हैं टाइटल ये 2020-21, नेम ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, फादर नेम, ये मैंने हटा दिए फॉर प्राइवेसी पर्पजेज। जेंडर उसका मेंशन है, अच्छा जेंडर आपने मेंशन करना है, ठीक है, जेंडर लाजमी मेंशन करना है। अगर आपकी कंपनी में मेल और फीमेल्स हैं, वजह ये कि दोनों के लिए कानून मुख्तलिफ है, फीमेल के लिए 55 ईयर्स है और मेल के लिए 60 ईयर्स है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, और ये कंट्रीब्यूशन वगैरह की डिटेल आ गई। थोड़ा बहुत फॉर्मेट में चेंज हो सकता है, लेकिन ये मेन चीज़ है, ये उस फॉर्मेट से मिसिंग है, आपने लाजमी जेंडर का कॉलम ऐड कर देना है। अगर इसमें वेजेस मेंशन नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा उसका असर भी नहीं है, लेकिन नेम तो आपको पता है, फादर नेम, सीएनएसी, ईओबी नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट, ये तमाम जो है ना इंपॉर्टेंट कॉलम्स है, इसमें एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी मिसिंग कॉलम होगा इसमें तो आपका PR02 गलत हो जाएगा। अगर मिसाल ये जेंडर वाला कॉलम ना हो तो उससे नाम से पता चल जाता है, ठीक हो गया, रुबेका हुमागुल, अब पता लग रहा है कि ये फीमेल है। तो इसी तरीके से अगर ये कॉलम ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये कॉलम ना हो तो ये कैपिटल ब्लंडर है। अच्छा, अब यहाँ पे इस लिस्ट में हम आते हैं, इसमें इसने अपने सारे एम्प्लॉइज मेंशन किए 2020-21 में जो एम्प्लॉइज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसमें अब देखें ये एग्जिट्स हैं, ये देखें ये एम्प्लॉइज़ इसी साल में जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब इस एम्प्लॉय को आप टारगेट करें, गुलजार हुसैन, कॉपी करें इसको, और अब हम जाते हैं दूसरे लिस्ट में। अच्छा, ये मैं आपको बता चलूँ कि ये साइंस स्टैम्प इसलिए नहीं कि सॉफ्ट कापी है, इसकी जो हार्ड कापी होगी तो वो लाजमी प्रॉपर साइंस स्टैम्प होगी। दूसरे साल में हम गए, कंट्रोल F, और यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं, नहीं है इसमें, ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब है कि ये ठीक है रिकॉर्ड। जब आप ये रिकॉर्ड EOBI को जमा करेंगे, ये दूसरे साल की लिस्ट है 21-22 की, तो जब ये रिकॉर्ड जमा होगा वहाँ दफ्तर में, तो इसकी रिकन्सिलिएशन होती है किसके साथ, आपकी कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री के साथ। जो कंट्रीब्यूशन आपने पूरे साल में जमा की है, 12 महीनों के वाउचर्स को आप जमा कर दें, प्लस कर दें, तो आपके पास मिसाल के तौर पर 29,78,650 टोटल अमाउंट पूरे साल की तमाम एम्प्लॉइज़ की जो कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुई है वो ये है। और वहाँ पे जो आपने 12 वाउचर जमा किए हर महीने, उसके अमाउंट को आप प्लस करें, तो वो अमाउंट जो है ना, अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर लाजमी बात है कि PR02 में आपका मसला है, गलत है। लेकिन दोनों अमाउंट, वहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने अमाउंट जमा की है 34, 78 और 600, ठीक है, तो थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा फ़र्क होगा 4-5 लाख का, 2 लाख का, तो फिर आपने इसको थोड़ा दोबारा देखना है और इस पर गौर करना है कि कहाँ पे गलती हुई। क्योंकि जैसे ये आपका दफ्तर जाएगा, वहाँ पे वो ये रिकॉर्ड देखेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के साथ और इसको रिकनसाइल करेंगे। जब रिकनसाइल करेंगे तो वहाँ पे जो EOBI ऑफिशियल होगा वो इसको साइन स्टैम्प करेगा। इसकी 2 कापियाँ बनेंगी, एक कापी आप वहाँ ऑफिस में जमा करेंगे और दूसरी कापी वो आपको देंगे अपने पास रिकॉर्ड में रखने के लिए। जो कापी वो आपको देंगे वो उनको साइन स्टैम्प करेंगे, उसके हर पेज को HR ऑफिसर ने भी साइन स्टैम्प किया होगा और EOBI ऑफिशियल भी साइन स्टैम्प करेगा। तो 10 साल या 20 साल या 30 साल बाद अगर इसका इस्तेमाल होगा और इस पे दोनों स्टैम्प मौजूद होंगे, तो इसका मतलब है कि अथेंटिक डॉक्यूमेंट है और उस टाइम पे इसको चेक किया गया। तो ये पूरी जो है ना एक ट्यूटोरियल था, और उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, और कोशिश करें कि अपने इदारों के जो है ना ये रिकॉर्ड जो है ना वो बना दें ताकि आपके एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा हो। कुछ ऐसे इदारे हैं जो कि ये रिकॉर्ड वगैरह का बड़ा ख्याल रखते हैं, टाइम पे पेमेंट जमा करते हैं, तो उनके केस जो है ना, पेंशन के केसेस विदिन 1 मंथ जो है ना वो सेटल हो जाते हैं। कुछ इस तरह के इदारे हैं जो कि ये रिकॉर्ड वो जमा नहीं करते, पेमेंट करते हैं लेकिन रिकॉर्ड जमा नहीं करते टाइम पे, तो उनके केसेस उन पे टाइम लगता है, वो जो है ना 4, 5, 6 महीनों में सेटल होती है। वजह यह है कि उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है वो आता है और प्रॉपर इदारे का विजिट करता है, वहाँ पे अटेंडेंस, पेरोल और जो भी रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए होते हैं वो सारा चेक करता है, तो उस पर फिर लाजमी बात है टाइम लगेगा।
तो इसीलिए अच्छी बात यह है कि आप ये रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड कर दें ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।